नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे, चीन ने सेना के 3 अफसर, सीनियर ऑफिसर्स, उनको बर्खास्त कर दिया है। और ये जो कार्रवाई की गई है, ये भ्रष्टाचार के चलते की गई है। इसमें राष्ट्रपति जिनपिंग के करीबी जनरल, बहुत हाई पोस्ट पर जो लोग हैं, उनको भी बर्खास्त किया गया है। अब चीन की सेना में 2023 से एंटी करप्शन ऑपरेशन चल रहा है। इसके तहत टॉप सैन्य अधिकारियों की जांच की जा रही है। चीन ने एंटी करप्शन प्रोग्राम के तहत शुक्रवार को सेना के 3 सीनियर अधिकारियों को पद से हटा दिया। इनमें जनरल मियाओ हुआ, नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल ली हानजुन और चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के डिप्टी चीफ इंजीनियर लियो शीपेंग शामिल हैं। तो तीनों ही टॉप मोस्ट पोस्ट हैं। हांगकांग के अखबार ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक तीनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की वजह से एक्शन लिया गया। इन सभी को चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एनपीसी ने बर्खास्त कर दिया है। अब चीन को डर लग रहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से चीन की सेना कमज़ोर हो रही है, इसलिए 2023 में सेना में एंटी करप्शन ड्राइव चलाया गया। अब इसके तहत अब तक 10 जनरल और कई अधिकारियों को हटाया जा चुका है ऑलरेडी। जनरल मियाओ को खुद राष्ट्रपति जिनपिंग ने चुना था। जनरल मियाओ हुआ चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी के सदस्य और इसके पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। उन्हें नवंबर 2024 से भ्रष्टाचार की वजह से जांच के दायरे में रखा गया था। मियाओ को अप्रैल 2025 में एनपीसी से हटाया गया था। अब इस बात को 2 महीने हो चुके और अब उन्हें सीएमसी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये चीनी आर्मी में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार थे। मियाओ को खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्यक्तिगत तौर पर चुना था और उनका करियर शी के सत्ता में आने के बाद तेजी से आगे बढ़ा था। वहीं एडमिरल ली हानजुन नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ थे। लियो शिपेंग न्यूक्लियर सेक्टर में काम करते थे। लियो शिपिंग को भी एनपीसी से हटा दिया गया है और मियाओ हुआ को शी जिनपिंग का बहुत करीबी और सहयोगी माना जाता था। रक्षा मंत्री पर भी लगा था भ्रष्टाचार का आरोप। ऐसे तो राष्ट्रपति बनने के बाद ही शी जिनपिंग सेना में फैले भ्रष्टाचार की रोकथाम में लगे हुए हैं। पिछले साल चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन का भी एंटी करप्शन ड्राइव में नाम आया था, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच बिठाई गई थी। इससे पहले 2 पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और वेई फेंग हे को पद से हटा दिया गया था। शी का टारगेट सेना में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वफादारी तय करना और इसे ग्लोबल सुपर पावर बनाना है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के साथ साथ शी जिनपिंग की सत्ता को और मजबूत करने का हिस्सा है। डोंग जुन दिसंबर 2023 में रक्षा मंत्री बने थे। वे चीन के तीसरे रक्षा मंत्री थे जिनके खिलाफ इस तरह की जांच शुरू की गई थी। चीन लगातार अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है और आधुनिकीकरण हो रहा है और इस साल अपने सालाना रक्षा बजट में 7.2% की बढ़त की है। इस साल वह $249 अरब यानी 1.78 ट्रिलियन युआन हो गया है बढ़कर। यह भारत के 79 अरब डॉलर के सैन्य बजट के मुकाबले करीब 3 गुना ज़्यादा है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का वास्तविक डिफेंस खर्च उसकी तरफ से बताए गए खर्च से 40-50% ज़्यादा है।
चीन अपने सैन्य खर्च को कम दिखाने के लिए अलग अलग सेक्टर के तहत धन आवंटित करता है ताकि दूसरे लोग इसकी भनक ना पा पाएं। अब चीन अमेरिका के बाद सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है, ये बात विदित है। अमेरिकी रक्षा का बजट 950 अरब डॉलर के करीब है, जो चीन के बजट से भी 4 गुना से अधिक है। अब चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए नया संगठन बनाया, इंटरनेशनल कोर्ट का। इसको विकल्प माना जा रहा है। PAK क्यूबा समेत 33 देश इसके मेंबर बन गए हैं। चीन ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए एक नया संगठन बनाया है। इसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन IOMED, इसे इंटरनेशनल कोर्ट ICJ और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। और इसमें 33 देश मेंबर बन गए हैं। इसमें 85 देश और लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 400 बड़े अधिकारी शामिल हुए। इनमें 33 देशों ने तुरंत हस्ताक्षर करके IOMED के संस्थापक सदस्य बन गए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने IOMED को मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने वाला दुनिया का पहला सरकारों के बीच कानूनी संगठन, इंटरगवर्नमेंटल कानूनी संगठन बताया है। हेड ऑफिस हांगकांग में होगा और एक हाई लेवल समारोह में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने IOMED की स्थापना के समझौते को औपचारिक रूप दे दिया है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया 33 देशों इनमें शामिल हैं, जो चीन के साथ इस संगठन के संस्थापक सदस्य बने हैं। अब इसका मुख्यालय हांगकांग में होगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि हांगकांग खुद एक मिसाल है, वो कैसे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है, इस बात का प्रमाण है। हांगकांग सरकार के प्रमुख जॉन ली ने कहा है कि उनकी सरकार IOMED के हर तरह से समर्थन देगी ताकि ये संगठन जल्द और भरोसेमंद हल निकाल सके। अब ये IOMED और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अंतर है क्या? ये दोनों संगठन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समझाने के लिए बने हुए हैं। 30 मई 2025 को चीन ने हांगकांग में इसकी स्थापना की। चीन का प्रभाव ज़्यादा है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया समेत 30 संस्थापक सदस्य इसके बन गए हैं। सिर्फ मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का मकसद समझौता स्वैच्छिक होगा। अगर कोई पक्ष सहमत नहीं हुआ तो कोई फैसला नहीं होगा। इसमें देशों के साथ साथ दूसरे देश के नागरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन मामला दायर कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हैग में है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें 15 जज होते हैं। इन्हें UN महासभा सुरक्षा परिषद 9 साल के लिए चुनते हैं। यह UN चार्टर के तहत काम करता है। सभी UN सदस्य देश इसके मेंबर होते हैं। यह एक औपचारिक अदालत है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर बाध्यकारी फैसले देती है। सिर्फ देश ही इसमें मामले दायर कर सकते हैं और सिर्फ मध्यस्थता के लिए काम करेगा, मीडिएशन के लिए काम करेगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन दुनिया के मुद्दों पर बातचीत और समझदारी से हल करना चाहता है, लड़ाई झगड़े से नहीं। उन्होंने कहा कि IOMED की स्थापना तुम हारो मैं जीतूं की सोच को पीछे छोड़ने में मदद करेगी। हमारा मकसद देशों के बीच और दूसरे देश के नागरिकों के बीच या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों के बीच विवादों को हल करना है। यह सिर्फ मध्यस्थता के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। अब चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि इस संगठन की स्थापना, जैसे कि हमने पहले कहा, तुम हारो मैं जीतूं की सोच को पीछे छोड़ने के लिए हुआ है। ग्लोबल साउथ में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स की आशंका है चीन की इस पहल से कई विकसित देशों ग्लोबल साउथ में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है।
हालांकि संगठन के कामकाज को लेकर अभी कोई साफ जानकारी हासिल नहीं हुई। चीन की कर्ज नीति और विस्तारवादी रवैया की वजह से इस संगठन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चीन ने यह दावा किया यह संगठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगा। अब ये करेगा या नहीं करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हांगकांग में मौजूद IUMED संस्थान का ये मुख्यालय बना दिया गया है। तो ये थी हमारी चीन के बारे में 2 खबरें जो आपको आम गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। वो क्योंकि सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग चीन का नाम भी नहीं लेते, इसलिए वो चीन के विषय में कोई भी जानकारी देने के लिए उपस्थित होते नहीं हैं। और गोदी मीडिया इसका नाम नहीं लेता क्योंकि उनके पप्पा जो नरेंद्र मोदी हैं वो चीन का नाम ही नहीं लेते, चीन को लाल आंखें करके दिखाते ही नहीं है। अब जब दिखाते नहीं है और बात करते हैं तो खाली बात करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खाली पीली बात करो, होटल में गए 2 गिलास तोड़े, खर्चा 10 रुपया, बाहर आ गए। तो ये सब चलता नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये हम यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ जो है चीन के बारे में दी है। अब आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं वो आप पर निर्भर करता है। हमने आपको ताज़ा तरीन बिल्कुल सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर हम इस प्रकार की सूचनाएं आपको देते हैं तो आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हम नई जानकारियों के साथ हर एपिसोड में आपके सामने उपस्थित रहें और आपको अवगत कराते रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए ये अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हम ये सूचनाएं सभी के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।